साथ हम क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहला प्रिंसिपल है सच्चाई और विश्वास। सच्चाई का मतलब है सच बोलना, सच के साथ जीना और अपने एक्शंस पे ईमानदारी रखना। और विश्वास का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति भरोसा और समर्पण का भाव रखना। उसके बाद है प्रेम से व्यवहार करें। हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ जो हमारा व्यवहार है वो प्यार से और सम्मान से होना चाहिए। उसके बाद है ईमानदारी और विकास। ईमानदारी मतलब क्या, जो भी हम काम कर रहे हैं, राइट, उसमें ईमानदारी हमेशा रहनी चाहिए। और विकास का मतलब है जैसे कि हम खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, राइट, उसी तरह हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनकी ग्रोथ हमें करनी है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद है सकारात्मकता और मदद। यस, हर बार क्या करना है, पॉजिटिव थिंक करना है। मतलब कोई भी हमारे लाइफ में सिचुएशन हो, उसमें अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है और अच्छा समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद है मदद। एक दूसरे की सहायता करके ही हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद है तन मन धन। तन मतलब हमारा शरीर। तो जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे क्या होता है, मन जो है वो स्थिर रहता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आपके पास वेल्थ आएगी, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है युक्ति और सेवा, कि जैसे कि कोई भी हमारे ऊपर समस्या है, उसका समाधान हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, युक्ति का उपयोग करते हैं। और सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के हमें एक दूसरे की मदद मतलब सेवा करना है। उसके बाद है नए कौशल सीखे। हर बार जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि एक ही मिनट, जैसे कि हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि नए स्किल्स अपडेट कीजिए। ठीक है, हर बार जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि नए स्किल्स अपडेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास नए स्किल्स जो है, नया नॉलेज जो है वो हमेशा होना चाहिए। उसके बाद है कल से आज का दिन बेहतर बनाएं। कल क्या हुआ उससे ज्यादा आप आज क्या कर रहे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर खुद को चेंजेस करने में आपने खुद में क्या चेंजेस किए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। पास्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा फ्यूचर जो है वो अभी हमारे हाथ में है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ना है। उसके बाद है जिम्मेदारी और परिवर्तन। जैसे कि हमारे ऊपर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें खुद में और हमारे ऊपर जो लोग डिपेंड है उनमें परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये प्रिंसिपल्स है, हर बार मैं आपसे कहती हूँ, जैसे एक प्रिंसिपल आपका फॉलो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमने देखा था हिस्ट्री, राइट, म्यूचुअल फंड की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हमने देखा था। और अभी अभी हम नेक्स्ट भी जो पॉइंट्स है वो सारे देखने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक बार हम ऐप में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो म्यूचुअल फंड रहता है वो काम करता है, राइट। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक ही मिनट। देखिए, स्क्रीन विजिबल है सबको, रिप्लाई कीजिए। स्क्रीन मैंने शेयर की है, ठीक है। मैं IIFL भी दिखाने वाली हूँ और प्रॉफिट मार्ट भी दिखाने वाली हूँ। IIFL जो लोग यूज करते हैं ओके, नहीं करते हैं तो भी ओके, हमें सिर्फ समझना है कि म्यूचुअल फंड में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। प्रॉफिट मार्ट का भी है, उसमें तो बहुत और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है प्रॉफिट मार्ट में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब कैलकुलेशंस जो रहते हैं वो भी है। तो जिनके पास IIFL है तो उनके लिए भी ओके है, और जिनके पास नहीं है तो वो भी समझ लेना है कि म्यूचुअल फंड कैसे दिखते हैं, किस तरीके से चार्ट उनका रहता है, कैसे काम करते हैं, राइट, वो सिर्फ हमें चेक करना है, ठीक है। तो स्क्रीन सबको विजिबल है ना, रिप्लाई कीजिए मुझे चैट बॉक्स में।
जो अभी मैंने फोन की स्क्रीन शेयर की, ठीक है। अभी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का ब्लॉक रहता है, जो हमें म्यूचुअल फंड्स चेक करने रहते हैं, वो यहाँ पे मैंने ओपन किए हैं। और यहाँ पे मैं अगर मुझे कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करना है तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकती हूँ। जैसे कि अभी मुझे देखना है HDFC लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, ये इक्विटी फंड है। अभी उसके ऊपर देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए HDFC लार्ज कैप फंड, मार्केट कैपिटल फंड, लार्ज कैप फंड ऐसे आया है। इसमें दो ऑप्शंस आए हैं, देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस आए हैं। पहला है नीचे देखिए इन्वेस्ट लमसम और इन्वेस्ट इन SIP, ठीक है। इन्वेस्ट इन क्या है, लमसम, और इन्वेस्ट इन SIP। तो आप अगर बुक और पेन लेके बैठे हैं तो ये पॉइंट्स लिख के रखिए। इन्वेस्ट इन लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्ट इन लमसम मतलब क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे पास ज्यादा अमाउंट आती है तो मैं इसमें डायरेक्टली उतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यस। और उसके बाद है सेकेंड इन्वेस्ट इन SIP। SIP मतलब क्या, सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप पर मंथ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन्वेस्ट इन लमसम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आते हैं ऊपर। अभी ऐप जो है इसमें देखिए लमसम पे क्लिक किया तो मुझे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मेरा नाम वगैरह आता है, पैन कार्ड वगैरह। यहाँ पे अगर मुझे इन्वेस्ट करना रहा तो मैं अमाउंट डाल सकती हूँ। अगर मुझे 8,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पे 8,000 डाल के प्रोसीड टू पेमेंट में कर सकती हूँ। तो डायरेक्टली आपके बैंक से, मतलब जो आपने डीमैट में बैंक जोड़ी है, जो कनेक्ट है आपके ट्रेडिंग अकाउंट को, यस, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। डीमैट में पैसे लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली बैंक से ये पैसे कट होते हैं, ठीक है। हमने कौन सा देखा था, HDFC लार्ज कैप, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन लमसम मतलब वन टाइम, इन्वेस्ट इन SIP मतलब मंथली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार्ट जो है वो हमें दिख रहा है कि इसकी ग्रोथ किस तरीके से है। तो सेकेंड थिंग हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे शेयर्स में हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, राइट। शेयर्स में हम क्या लेने जा रहे हैं, क्वांटिटी लेने जा रहे हैं। उसी तरह हम म्यूचुअल फंड में हम क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं। ये ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड में हम क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं, क्वांटिटी नहीं लेते हैं, यूनिट लेते हैं। और जैसे हम कहते हैं शेयर प्राइस, उसी तरह म्यूचुअल फंड के प्राइस को कहते हैं NAV, ठीक है। म्यूचुअल फंड के प्राइस को क्या कहते हैं, NAV। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमें यहाँ पे दिखता है कि कितना NAV है। तो जैसे कि सितंबर 2014 वगैरह अभी करंटली देखते हैं, देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे NAV जो है दिखता है। मतलब करंट अभी क्या है, 1180। एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 1180 रुपए। मतलब हम अगर शेयर मार्केट में रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, एक शेयर की प्राइस, राइट। इसमें हम क्या कहेंगे, एक यूनिट की प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्च डेट, मतलब ये जो फंड है HDFC ने कब लॉन्च किया था ये दिखता है। NAV जैसे मैंने कहा कि हम शेयर्स की प्राइस ऐसे कहते हैं, पर म्यूचुअल फंड में हम म्यूचुअल फंड की प्राइस नहीं कहते हैं, म्यूचुअल फंड का NAV। अभी ये NAV क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे यूनिट्स मिलते हैं, ये सारी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाली हूँ। सिर्फ अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीजें अगर हम देखने जाते हैं तो मेंशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर फंड साइज, मतलब उसमें कितना फंड इन्वेस्ट है, कितने लोगों का फंड इन्वेस्ट है। एक्सपेंस रेशो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या होता है। अभी ये जो बेंचमार्क इंडेक्स S&P है वो फॉरेन इंडेक्स है, ये ध्यान में रखिए। और BSE सेंसेक्स जो है वो हमारा इंडेक्स है,
ठीक है, ये इस तरीके से रहता है। रिटर्न इंस्पेक्शन, ये उनका रिटर्न रहता है कि किस तरीके से वो रिटर्न्स देते हैं। फिर उसके बाद है देखिए स्कीम रिटर्न, नो अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। ठीक है, फंड एब्सोल्यूट रिटर्न, तो एक साल में उसने 8.45% का रिटर्न दिया है। 3 साल में देखिए कितना दिया है, 56.27। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स मतलब क्या कि जो मेन रिटर्न्स रहते हैं वो, पर फंड सीजीआर जो है वो हमारे रिटर्न्स रहते हैं। जैसे कि 1 ईयर में 8.45% है, 3 साल में 18% है और 5 साल में 28 है। अभी ये CAGR क्या होता है, कैसे होता है, क्या कैलकुलेट होता है, वो भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सिर्फ अभी आप क्या देखिए कि 1 साल में वो कितना रिटर्न देता है, 3 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में उसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है। फिर उसके बाद है फंड कंपैरिजन। ठीक है, मतलब जैसे कि देखिए हमारे IT सेक्टर की हम कंपनी देंगे तो उसमें इन्फोसिस वगैरह, विप्रो, ये कंपनी सब IT सेक्टर में आती है। तो ये क्या है, कंपैरिजन ही है ना, अब एक कंपनी से दूसरे कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी कंपैरिजन रहते हैं फंड वाइज। तो जैसे कि अभी ये हमारा टाटा लार्ज कैप है, उसको बड़ौदा है, आदित्य बिरला है। ठीक है, आदित्य बिरला ट्रिगर फैसिलिटी वाला है, DSP है, PGIM है, राइट, वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, ये भी आप कंपेयर कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 1 मंथ रिटर्न कितना है, फिर 6 महीने में कितना रिटर्न दिया हुआ है, फिर 1 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है, 3 साल में कितना दिया है और मैक्स मतलब एवरेज कितना वो रिटर्न देता है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको फंड साइज भी दिखती है। इसकी फंड साइज जो है, देखिए ये फंड साइज और नीचे की फंड साइज भी आप कंपेयर कर सकते हो। अभी ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, अभी हम ये चीजें जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे तो ये चीजें हमें कंपेयर नहीं करनी है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सिर्फ हम अभी टेक्निकली देख रहे हैं कि कैसे ही म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं और उसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कंपैरिजंस है। फिर उसके बाद जो हमारा ये टाटा लार्ज कैप फंड है, ये कौन मैनेज करता है, तो फंड मैनेजर, देखिए उसका नाम है राहुल बाइजल। ठीक है, तो ये फंड मैनेजर है, ये अभी 2022 से ये फंड जो है वो मैनेज कर रहा है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, स्कीम होल्डिंग्स टॉप 5 स्टॉक इसमें है। फिर उसके बाद जो हमारा म्यूचुअल फंड रहता है वो भी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ये ध्यान में रखिए। म्यूचुअल फंड भी जो रहता है वो क्या करता है, हमारा जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो मेन टाटा लार्ज कैप फंड है वो किस में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको देखिए 5 सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट बैंक में, सेकेंड सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में, थर्ड ऑटोमोबाइल में, फोर्थ ऑटोमोबाइल पर पैसेंजर कार्स, ठीक है, और फिर ऑटोमोबाइल ट्रक्स एंड LCV। ठीक है, तो ये जो हमारा फंड है वो भी एक अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं अभी हम कितने लोग हैं, मान लेते हैं अभी हम 20 लोग हैं, हमारा 20 लोगों का पैसा अभी यहाँ पे 10 लाख रुपए हुआ है। तो 10 लाख रुपए में से वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हमारा फंड किसमें और कितना डालना है। ठीक है, और फिर वो सेक्टर अगर ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसके रिटर्न्स हम सबको मिलते हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी ये लार्ज कैप है इसलिए इसका देखिए रिस्क मीटर में अगर आप देखोगे तो सिमिलर टू द रिस्क लेवल्स ऑफ द रिस्क मीटर, इन्वेस्टर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। ठीक है, तो ये हाई रिस्क दे रहा है यहाँ पे, पर लार्ज कैप में अगर आप देखोगे तो हाई रिस्क नहीं रहती है, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी, मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी सेटल्ड है, तो उनमें रिस्क नहीं रहती है। रिस्क जो रहती है वो स्मॉल कैप में रहती है, क्योंकि वो कंपनीज जो है वो बढ़ रही है और वो कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए रिस्क जो है वो ज्यादातर स्मॉल कैप में रहती है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, जो हमारा स्टॉक है या फिर हम कहेंगे म्यूचुअल फंड है, तो वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, कैसे हमें उसको चेक करना है, किस तरीके से देखना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि शेयर मार्केट का देखिए, हमने अगर चार्ट ओपन किया तो उस तरीके से भी हम ये चार्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 2025 में क्या चल रहा है, किस तरीके से ऊपर जा रहा है, वो भी हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलेंडर रहता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें देखना है नवंबर का, पर हमें 2025 देखना है। मिनट, हम्म, 2025 नवंबर से हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली सेट नहीं हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम जूम करके जो है वो देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी थी, फिर वो कौन से टाइम पे ज्यादा गिरा हुआ था, कैसे नीचे आया था, तब मार्केट की सिचुएशन क्या थी। अभी ये साइड बाय साइड आप निफ्टी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी जो निफ्टी 50 का चार्ट है और इसका चार्ट, वो भी आप कंपेयर कर सकते हो कि जब निफ्टी गिरी तो भी ये म्यूचुअल फंड गिरा है या नहीं गिरा है, या स्टेबल था। तो वो भी आप साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड पे जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड पे कितना इफेक्ट, कितना असर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हुआ HDFC का। अभी और एक हम चेक करते हैं। यस, आपको कुछ पता है म्यूचुअल फंड का नाम, वो भी बताइए, वो हम चेक करते हैं। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा और एक म्यूचुअल फंड चेक करना है क्या। ETF गोल्ड का लेते हैं, SBI गोल्ड, ठीक है। SBI गोल्ड फंड चेक करते हैं, ठीक है। एक ही मिनट। ओके, तो ये SBI गोल्ड है, ठीक है, रेगुलर ग्रोथ वाला ETF, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं, देखिए इसका जो चार्ट है वो हमें दिख रहा है, ये गोल्ड का है। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट इन SIP, मतलब पर मंथ भी आप इसमें SIP जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉन्च डेट 2011 का ही है। अभी NAV देखिए कितना कम है इसका, मतलब अगर हमने HDFC लार्ज कैप का देखा तो NAV कितना था, मतलब प्राइस कितनी थी फंड की, वो 1140 के आसपास थी। अभी इसकी प्राइस देखिए 37 रुपीज ही है, ठीक है। फंड साइज देखिए 8,456 के करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशो वो अलग रहता है और रिटर्न सिंस भी वो अलग रहते हैं, ठीक है। गोल्ड लंदन बिलियन मार्केट एसोसिएशन उनका बेंचमार्क इंडेक्स रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं, देखिए फंड CAGR आप देख सकते हैं, एक साल में 57.81%,
42.16%, 26.17%। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिटर्न्स मिले हैं। अभी इसके कंपैरिजन में भी आपको नीचे दिए गए हैं, डीएसपी है, ठीक है, क्वांटम है, निपॉन है, कोटक है, इन्वेस्को इंडिया, हाँ ये भी एक गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई गोल्ड है। ठीक है, तो ये हम ईटीएफ में तो सीखने ही वाले हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। अभी ये जो है वो कंपनी किस किस में इन्वेस्ट करती है, तो एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में ही करती है। TREPS ये चेक करना पड़ेगा। और नेट रिसीवेबल मतलब इसका थोड़ा सा अलग पॉइंट है, वो हम देखेंगे, क्योंकि जैसे टाटा लार्ज कैप का हमने देखा कि वो एक्चुअली सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही थी, तो अभी हम गोल्ड में क्यों और किस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, इसकी भी जो रिस्क है वो भी आपको हाई बताई गई है। ठीक है, गोल्ड में रिस्क होती ही है। ठीक है, अभी ये जो चार्ट है एसबीआई गोल्ड का, वो चार्ट और हमारा निफ्टी 50 का चार्ट भी आप कंपेयर कीजिए कि किस तरीके से गोल्ड रिएक्ट करता है जब मार्केट गिरता है तब, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी गोल्ड जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है वो चेक किए हैं कि किस तरीके से वो मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, अभी दूसरी चीज ये है कि प्रॉफिट मार्ट का भी है, पर इसमें थोड़ा सा समझने के लिए आपको इशू आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर है, मैरिज कैलकुलेटर है, रिटायरमेंट कैलकुलेटर है। तो ये सारी जो कैलकुलेटर्स है ये हमें 1 बाय 1 चेक करनी पड़ेगी। और इसमें जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं वो अलग पॉइंट से रहता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कल। ठीक है, आज मैंने आपको IIFL में दिखाया कि किस तरीके से रहता है, कल हम देखेंगे प्रॉफिट मार्ट में। ठीक है, वो भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट मार्ट में भी किया जाता है। ठीक है, यस, ओके, तो ये क्लियर है क्या सबको? जो अभी मैंने दिखाया यस रिप्लाई करता है। फंड मैनेजर का सब इंफॉर्मेशन आपको वहां पे रहता है, वो भी हम समझने वाले हैं मंगेश सर। CAGR और XIRR एक ही रहता है, पर वो क्या बताता है वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें हम पॉइंट्स जो है वो चेक करते हैं, किस तरीके से हमें उनके रिटर्न्स भी वहां पे समझ में आता है। पर ये रिटर्न्स जो है वो कंपनी ने कैलकुलेट किए होते हैं, इसलिए वो वहां पे लिख के आते हैं कि 1 साल में कितना रिटर्न उसने दिया है, 2 साल में कितना दिया है, 5 साल में कितना दिया है। तो ऐसा रहता है कि जितने साल आप SIP रखोगे, SIP करोगे, उतने अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल रखना है तो उसके लिए अलग फंड है, 2 साल रखना है उसके लिए अलग फंड है, 3 साल होल्ड करना है, 5 साल होल्ड करना है, वो तो लॉन्ग टर्म में आता है 3 साल के बाद, तो वो उसके लिए अलग फंड है। तो इस तरीके से आपको ये सारे फंड जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, कल हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है वो बचा हुआ था, वो पार्ट आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने हिस्ट्री देखी थी कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री क्या है। ओके सुदामा सर, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो हम फिर से कल रिवाइज करेंगे। चार्ट कंपैरिजन मतलब अगर चार्ट कंपैरिजन करना है ना निर्मला मैम, तो एक तो फोन में आपको ये फोन में भी आप ओपन कर सकते हैं जो आपका म्यूचुअल फंड का है, या फिर मैं जो वेबसाइट बताने वाली हूँ उसमें भी आपको क्लियरली दिखता है, और साइड बाय साइड आपको ट्रेडिंग व्यू भी जो है वो ओपन करना है, फिर आप दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं।
यस कन्हैया सर, जिनका जिनका सेशन मिस हुआ है उनको रिकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। यस, तो अभी जैसे कि लास्ट मैंने बताया था आपको कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बैंक एफडी वर्सेस स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो स्टॉक्स में आप शेयर भी समझ सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टॉक एसआईपी भी समझ सकते हैं, ठीक है। यस, तो फर्स्ट बैंक एफडी 5 to 7% फिक्स रिटर्न, उसके बाद है हमारे स्टॉक्स, उसमें जो लिखा हुआ है वो है 10 to 15% बट नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में लिखा है 815% बैलेंस, ठीक है। अभी पहले लेते हैं बैंक एफडी। जब हम बैंक में एफडी करने जाते हैं तो वहां पे जो रिटर्न्स रहते हैं, अभी के अगर करंटली आप देखोगे तो 6.5% और 6% के आसपास एफडी के रिटर्न्स हैं, तो वो फिक्स रहते हैं। और आप कितने साल करना चाहते हो वो भी वहां पे फिक्स रहते हैं, तो वो रिटर्न्स आपको फिक्स मिलते हैं। मतलब अगर आगे इन्फ्लेशन मतलब क्या कि अगर जैसे जैसे आप देखेंगे कि पहले लोगों की सैलरी क्या थी 10 साल पहले, हम अगर 5,000 भी कमा के लाते थे तो बहुत होते थे, राइट। पर आज हम उस 5,000 पे नहीं रह रहे, राइट। आज हम अगर 20,000 भी कमा के ला रहे तो भी वो कम पड़ रहा है, राइट। मतलब क्या, उससे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई अभी बढ़ रही है। पर मुझे बताइए, अगर 5 साल पहले आप एफडी के रेट देखोगे और आज के रेट देखोगे, उसमें आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या? बताइए मुझे। 5 साल पहले एफडी के रेट और अभी के एफडी के रेट, इसमें आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या? बताइए मुझे, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। यस, रिप्लाई कीजिए फास्ट। यस, यस। तो देखिए, महंगाई बढ़ रही है तो रिटर्न्स भी बढ़ने चाहिए ना? यस और नो? मुझे बताइए, महंगाई तो बढ़ रही है। यस, एक चीज हम 5 साल पहले अगर 10 रुपए को लेते थे तो आज वो 25 रुपए को मिल रही है ना ऐसा, राइट? यस, तो रेट्स क्या होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ने ही चाहिए ना। अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पर रेट नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं इससे सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर बैंक में पैसे इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे वो मिलेगा क्या? जो मुझे रिटर्न चाहिए वो मिलेगा क्या मुझे? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 15% 20% कमा रही हूँ तो मैं बैंक में क्या मतलब क्यों इन्वेस्ट करूँ सिर्फ 6%, 6.5% के लिए, राइट। तो बैंक एफडी अगर कंपेयर करने जाओगे तो उसमें हम अभी इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद स्टॉक्स में क्या रहता है, एक तो आप फर्स्ट शेयर्स लेते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, वो आपके ऊपर एक डिपेंड रहता है कि आपका मतलब आपका मोटिव क्या है, मार्केट में कितना परसेंट रुकना है। जैसे कि जब स्टूडेंट्स आते हैं पहले इक्विटी की क्लास में, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो एटलीस्ट 3% तक आप रुकिए मार्केट में। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके परसेंटेज भी बढ़ाइए, राइट। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में कैसे रहता है, शेयर्स में कैसे रहेगा, आपके रिटर्न्स फिक्स नहीं है। मतलब जैसे कि आज इस महीने में मुझे 5% मिला तो कल नेक्स्ट मंथ में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर जनवरी में मुझे और 10% मिलेगा, फिर फरवरी में 1% मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अनिश्चित, हमारे रिटर्न्स अनिश्चित है। पर यहाँ पे हम बाय और सेल करके हमारे परसेंटेज रख सकते हैं,
फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है कि मार्केट के अनुसार एडजस्टमेंट करता है हमारे फंड। अगर हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसको बैलेंस करने का काम क्या करता है, म्यूचुअल फंड करता है। इसलिए वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। जैसे कि अगर स्टॉक्स में देखोगे तो अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मेरा स्टॉक माइनस में गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, माइनस में जाती है। उसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड करते हो, स्टार्टिंग में आपका फंड जो है वो माइनस में जाएगा क्योंकि आप नए हो मार्केट में। तो स्टार्टिंग में आपको वो भी कैसे जाएगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐसे माइनस में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर उसने प्रॉफिट के लिए ग्रिप अप कर ली, पकड़ लिया है प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट देता ही जाता है, आगे प्रॉफिट बताता ही जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर 1 साल हो गया और फिर भी मार्केट डाउन गया तो आपकी एसआईपी माइनस में नहीं जाती है। सिर्फ अगर आपका प्रॉफिट रेशो 20% है तो अगर मार्केट डाउन आता है तो वो 15% पे आता है, पर आपका प्रॉफिट जो है वो आपको वहां पे दिखता ही दिखता है। स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा डाउन जाएगा क्योंकि एनएवी ऊपर नीचे होता है, मतलब म्यूचुअल फंड की प्राइस ऊपर नीचे होती है इसलिए। ठीक है, फिर अगर एक बार प्रॉफिट आपको दिखने लगा तो सिर्फ अगर मार्केट नीचे भी गिरा तो उसके प्रॉफिट के परसेंटेज, ठीक है, कम होते हैं। अभी रिस्क, सेकेंड हमारा पॉइंट है क्या है, रिस्क। तो एफडी में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एफडी वाले बैंक में आप करते हो और बैंक का फिक्स रहता है कि इतना परसेंट वो कुछ भी हो जाए आपको रिटर्न्स देंगे, इसलिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक्स में ये रिस्क है, राइट। कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा हमें ही पता नहीं रहता। अगर अभी की सिचुएशन देखोगे तो मार्केट बिल्कुल भी हमारा स्टेबल नहीं है और इस सिचुएशन में अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ही शेयर्स लॉस में जा रहे। हम हमारे स्ट्रेटेजी भी यूज किए तो भी मार्केट का भरोसा नहीं है, इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है। तो हम रिस्क तो लेते हैं पर उसमें थोड़ा सा लॉस भी हमारा होता है, फिर बाद में प्रॉफिट होके हम एग्जिट होते हैं। पर स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा रहती है और म्यूचुअल फंड मीडियम में रिस्क में रहते हैं कि वो क्या करते हैं, बैंक मतलब जैसे कि हमारा स्टॉक है, शेयर मार्केट है, उसके अनुसार वो काम करते हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे ये होता है कि म्यूचुअल फंड में भी आपको पॉइंट्स रहेंगे कि लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क, तो वो भी आप वहां पे सिलेक्ट करके उसके अनुसार ले सकते हो। अभी जैसे मैं स्टॉक में रिस्क ले रही हूँ तो मेरा ये सेकेंड मोटिवेशन रहेगा कि अरे मेरे पैसे कहाँ तो भी सेफ होने ही चाहिए ना, कि मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ वो बढ़े भी और सेफ भी रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में रिस्क ले रही हूँ, राइट। तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं मीडियम रिस्क वाले या लो रिस्क वाले भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके एफडी से ज्यादा रिटर्न में वहां पे कमा सकती हूँ। ठीक है, यस। उसके बाद है हमारे जब हम लिक्विडिटी, ये हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा। लिक्विडिटी जैसे कल हमने डिस्कस किया था, तो बैंक एफडी में एक तो आपकी मैच्योरिटी डेट रहती है, वो अभी जैसे कि 5 साल की रहेगी, किसी की 1 साल की, किसी की 2 साल की, ऐसे रिटर्न्स रहते हैं, राइट। तो उस मैच्योरिटी से पहले अगर आप इमरजेंसी में एफडी निकाल लेते हो तो वहां पे हमें कभी कभी पेनल्टी भी लगती है, और अगर आपने ऑलरेडी मैच्योरिटी कंप्लीट की है और निकाला तो पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है, तो एफडी में अगर आप इमरजेंसी में निकालने जाओगे तो आपको फाइन भी थोड़ा भरना पड़ता है। स्टॉक्स में आप बेच सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो, मतलब अगर आपने लो प्राइस पे स्टॉक जो है वो लिया हुआ है तो आप उसको हाई प्राइस पे जाके उसे सेल भी कर सकते हो। फिर अगेन म्यूचुअल फंड, वो भी आप सेल कर सकते हो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कभी भी। वहां पे हम कुछ भी टाइम पीरियड नहीं देते हैं, वो सिर्फ ऐसा रहता है कि म्यूचुअल फंड ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, इसलिए उससे अगर जितना लॉन्ग आप रखोगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। इसलिए
T+2 या T+3, मतलब जब आप रिक्वेस्ट डालते हो पैसे विड्रॉल की, तो उसके लिए 2 या 3 दिन जो है, मतलब वर्किंग 2 और 3 डेज कंपल्सरी लगते हैं, ठीक है। फिर एफडी में हम कुछ भी एनालिसिस नहीं करते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स में खुद एनालिस्ट करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक ले, कौन सी कंपनी अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है या नहीं है, राइट। ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं और फिर उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्टॉक लेते हैं। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। एक बार आपने फंड सिलेक्ट किया, मतलब फंड एनालिसिस किया, तो उसके बाद आपका पैसा कहाँ पे डालना है, किस तरीके से डालना है, कौन से सेक्टर्स में एडजस्ट करना है और आपको प्रॉफिट देना है, राइट। ये सारी चीजें हमारा जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहता है वो डिसाइड करता है। मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, यस, तो उसके लिए कोई भी आपको इश्यू नहीं आता है, क्योंकि फंड मैनेजर है वो आपका फंड हैंडल करके आपको प्रॉफिट देता है। जैसे कि अगर एक सेक्टर नीचे है, दूसरा सेक्टर ऊपर है, तो वो दूसरे सेक्टर में आपका फंड ट्रांसफर करता है। तो ये क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजर, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, फंड मैनेजर। मैंने आपको देखिए HDFC लार्ज कैप भी था, उसमें भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन सा है, आकाश शायद से उसका नाम था, राइट, वो फंड मैनेजर था वहां पे, सॉरी, राहुल करके, ठीक है। तो हर एक फंड को एक फंड मैनेजर होता ही है, जो हमारा फंड जो है वो एडजस्ट करता है, ठीक है। यस विक्रम सर, म्यूचुअल फंड जो है वो हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, पर जैसे कि एक्सपेंस रेशो, एक्सपेंस लोड, सॉरी एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, ये वहां पे लिखा हुआ था। तो ये पॉइंट्स जब हम पैसे निकालते हैं तब ये पॉइंट्स हमें भरने पड़ते हैं फंड को, ठीक है, क्योंकि हम बीच में ही हमारा फंड जो है वो निकाल रहे हैं। तो वो किस तरीके से रहते हैं, क्या रहते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर म्यूचुअल फंड कभी भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बैंक को ऐसे इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि मुझे 2 साल ही रखना है, 3 साल ही रखना है, 5 साल ही रखना है। वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हमें SIP कितने साल तक रखनी है। ऐसा कुछ भी वहां पे हम लिख के नहीं देते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड हम कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्स का। अगर आप देखोगे FD, बैंक FD कुछ योजनाओं पर, जैसे 5 ईयर, मतलब अगर आप FD 1, 2, 3 साल के लिए रखते हो तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको वहां पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। स्टॉक्स में वो तो हमें देना ही पड़ता है, मतलब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इनकम टैक्स में हम डायरेक्टली वो मेंशन करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो तो हमारे पैन कार्ड के ऊपर पूरा दिखता ही है, तो वो डायरेक्टली हम इनकम टैक्स में दिखाते हैं। अभी FD का कैसे है, 5 इयर्स अगर आपने FD होल्ड की तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना लगाना है वो हमें स्लैब में ही पता चलता है। पर जनरली अगर आप FD का देखोगे तो 10% आपको टैक्स देना पड़ता है, और अगर आपका पैन आपने जोड़ा है आपके FD को बैंक को, तो आपको 10% देना पड़ता है, और अगर आपका पैन नहीं है कनेक्ट वहां पे तो आपको 20% टैक्स भरना पड़ता है FD के इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसा जनरली होता है। अभी जितने साल रखोगे उसका थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेशन जो है, TDS उसे कहते हैं, वो अलग रहता है, ठीक है। फिर स्टॉक्स में तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो करते ही है। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी हमें टैक्स देना पड़ता है, पर 1.5 लाख का उसका लिमिट है। अगर आप 1.5 लाख तक प्रॉफिट विड्रॉल करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। पर एक ऐसा फंड है, म्यूचुअल फंड में एक टाइप है जिसका नाम है ELSS फंड, उसके ऊपर आपको, जो आप प्रॉफिट निकालते हो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स में देता है। फिर 1 साल में आप कितना भी वहां पे अमाउंट निकालिए, पर ELSS जो है वो उसमें एक कंपल्सरी है
कि 3 साल तक आपको कंटिन्यू SIP रखनी पड़ती है। मतलब ELSS फंड को 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अभी ये ELSS फंड कैसे पहचानने हैं? जैसे मैंने आपको HDFC बताया वहां पे, वैसे ही आप वहां पे अगर कौन सा भी नाम डाला और उसके आगे ELSS फंड लिखा हुआ रहेगा तो ये समझ लेना है कि उसको 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, तो मतलब म्यूचुअल फंड में भी हमें टैक्स देना पड़ता है, पर उसके लिए लिमिट्स रहते हैं। और एक अभी करंटली म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप SIP करते हो म्यूचुअल फंड में और मान लेते हैं आपकी SIP गई है 30 लाख तक, ठीक है, आपकी जो SIP है वो 30 लाख तक गई है और अभी आपको पूरी की पूरी 30 लाख रुपए SIP निकालनी है एक फ्लैट लेने में। ठीक है, आप एक फ्लैट ले रहे हो, घर ले रहे हो, उसके लिए वो लगने वाली है। तो गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल बनाया है म्यूचुअल फंड में कि अगर आप पूरे के पूरे 30 लाख रुपए निकालते हो और वो आपके घर लेने में, होम लेने में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां पे एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये अभी नया रूल म्यूचुअल फंड में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब हम टैक्सेशन देखेंगे वहां पे भी मैं आपको ये रूल जो है वो बताने वाली हूँ। मतलब टैक्सेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है म्यूचुअल फंड में, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर जितना नॉलेज था वो बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बैंक FD, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड ये कंपेयर किया हुआ है। अभी जैसे कि म्यूचुअल फंड में एक और है कि जैसे मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर का भी बताया, मतलब म्यूचुअल फंड में भी आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास अगर 10,000 अमाउंट है सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें से 5,000 में गोल्ड का जो ETF है, म्यूचुअल फंड है, उसमें मैं करूंगी और बाकी के जो 5,000 है वो मीडियम रिस्क वाले जो म्यूचुअल फंड है उसमें करूंगी। क्योंकि अगर आप गोल्ड ETF में कर रहे हो तो वो हाई रिस्क वाले रहते हैं और कौन सा भी अगर नॉर्मल फंड आप सिलेक्ट करके मीडियम रिस्क के फंड में एक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहता है। मतलब अगर गोल्ड नीचे आया तो वो मीडियम रिस्क वाला ऊपर रहेगा, अगर गोल्ड ऊपर गया तो भी मीडियम रिस्क वाला ऊपर ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में भी हम डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यस, विदाउट एनी चार्जेस नहीं रहता है विक्रम सर। अगर आप बीच में निकालोगे ना तो आपको चार्जेस देने ही पड़ते हैं और वो चार्जेस ऐसे ज्यादा नहीं रहते, 200-300 रुपए ही चार्जेस रहते हैं, पर वो हर एक फंड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वो उसमें लिखा हुआ रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी, सिखाने ही वाली हूँ कि वो कैसे देखते हैं और उसका परसेंटेज कैसे रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हुए हैं हमारे आज के पॉइंट। फिर उसके बाद सबको होमवर्क है। देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट एक्सप्लेन किया है, गोल्ड बेस सेविंग चार्ट। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल्स। तो ये चार्ट आपको करना है, गोल टाइप, एग्जाम्पल, टाइम हॉरिजॉन आणि अप्रॉक्स अमाउंट नीडेड। अभी शॉर्ट टर्म गोल मतलब क्या, शॉर्ट टर्म में आते हैं इमरजेंसी फंड और वेकेशन, और टाइम कितना है उसका 1 to 3 years, और अमाउंट कितनी है 1 लाख से 3 लाख। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये ध्यान में रखिए, ये मैंने क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो फर्स्ट एक, और ये जो पहले 3 कॉलम है, गोल टाइप, एग्जाम्पल, टाइम हॉरिजॉन, ये आपके सेम रहेंगे। सिर्फ अप्रॉक्स अमाउंट नीडेड ये जो है वो आपका चेंज होगा, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। हर एक को इमरजेंसी अलग फंड करने हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए अलग डाउन पेमेंट रहता है, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहले 3 कॉलम सेम रखिए, जो चौथा है वो आपको चेंज करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, डन ऐसा रिप्लाई कीजिए मुझे अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो।
ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट मंथली सेविंग कैपेसिटी। मंथली सैलरी सबकी अलग अलग रहेगी, उसके ऊपर 60% बेसिक आपको निकालना है, 40% आपको सेविंग्स रखनी है और मंथली सेविंग अमाउंट। सिर्फ ये चार्ट सबको अपने अपने तरीके से बनाना है, ये करना है, ये करना ही है, कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपको बताने के लिए है कि किस तरीके से वर्क होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको लिखना है आपके हिसाब से, आपकी जो कैपेसिटी रहती है। अभी किसी की सैलरी 50,000 रहेगी, किसी की 20,000 रहेगी, किसी की 40,000 रहेगी, तो वो उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, या आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते। ओके, नेक्स्ट, गोल बेस्ड सेविंग चार्ट, मैच योर गोल विथ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए गोल, जितने भी आपके गोल्स है वो लिखिए, आपको कितना टाइम लगने वाला है वो अचीव करने के लिए, वो वहां पे लिखिए, ठीक है। टारगेट लिखिए कि आपका टारगेट क्या है। इमरजेंसी फंड चाहिए 1 साल में, तो कितना एटलीस्ट आपके पास इमरजेंसी होना चाहिए। और रिक्वायर्ड मंथली SIP वो ब्लैंक रखिए, ठीक है। कल हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मंथली SIP अप्रॉक्स ये ब्लैंक रखिए, ठीक है। वो हम कल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकंड कैलकुलेट और थर्ड मैच योर गोल, ठीक है। ये हम कल कैलकुलेट करेंगे, यस। तो ये सबके लिए होमवर्क है और ये कंपलसरी करना है। उससे समझ में आएगा कि आपको कैसे बाइफरकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, वो आपको इससे समझ में आएगा, यस। क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए।